नमस्कार साथियों, मैं मुकेश कुमार परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। और हम आज एमपी टेट, सी टेट, ऑल टेट एग्जाम ऑफ अवर इंडिया, हमारे भारत की जितनी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की जो एग्जाम्स होती है उनके संबंध में जो चाइल्ड डेवलपमेंट सब्जेक्ट होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है आपका? चाइल्ड डेवलपमेंट। इससे पहले वीडियो में चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से स्टार्ट किया जाए, कैसे पढ़ा जाए, क्या आपकी रणनीति होना चाहिए, कितने लगभग चैप्टर होते हैं, किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में पढ़ा। आज हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास से पहले, बाल विकास का मतलब होता है बालकों का विकास। बालकों का विकास का मतलब होता है ऐसा नहीं कि वो उम्र में 5 साल का बड़ा हो गया, 6 साल का बड़ा हो गया, 10 साल, वो विकास नहीं। बालकों में गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक जिस प्रकार का विकास होता है उस विकास में सबसे पहली कड़ी होती है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषाई विकास, चारित्रिक विकास, उसके संबंध में पढ़ेंगे। पर उन सभी विकास में उसके व्यवहार का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसीलिए यहां पर बाल विकास को बाल मनोविज्ञान भी कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान से आया है। अब मनोविज्ञान से पहले मनोविज्ञान कहां से आया है उसके बारे में हमें पढ़ा है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि फिलोसॉफी क्या है। फिलोसॉफी मतलब होता है दर्शन। हमें दर्शन को पढ़ना, दर्शन के बाद हमें मनोविज्ञान को समझना। इन दोनों ही चीजों को समझने के बाद ही हम बाल विकास को पढ़ेंगे, क्योंकि बाल विकास का मतलब होता है मनोविज्ञान के सारे नियम व सिद्धांतों का प्रयोग बालक के विकास में प्रयोग में लाना। तो जब तक हम मनोविज्ञान को थोड़ा नहीं समझेंगे तब तक नहीं हो सकता। और मनोविज्ञान जो है उसके जनक कौन है? दर्शन शास्त्र, यानी दर्शन उसका जनक है। तो उसके जनक के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं हमें हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट को पढ़ाने से पहले हमें फिलोसॉफी को समझना जरूरी है। व्हाट इज फिलोसॉफी? सबसे पहले प्रश्न ये उठता है। फिलोसॉफी का मतलब होता है, एक एग्जाम्पल लीजिए, एक छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी बच्ची मुक्त एक मैदान में बैठी हुई अपने माता पिता से जिज्ञासावश कुछ प्रश्न पूछती है। ये तारे रात में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ये सूर्य ये तारे रात में दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं? ये जो सूर्य है ये इस बार हमेशा पूर्व दिशा से ही क्यों उगता है? ये जो दिशा है उसी से क्यों उगता है? ये पक्षी उड़ते हैं, हम क्यों नहीं उड़ते हैं? इस प्रकार के जो जिज्ञासावश प्रश्न किए जाते हैं, अपने ज्ञान की पिपासा को शांत करने के लिए जो प्रश्न जिसके द्वारा उठाए जाते हैं, वही आदमी फिलोसोफर होता है। फिलोसोफर का मतलब दर्शन, यानी ज्ञान की लालसा में ज्ञान से प्रेम करके ज्ञान के अर्जन करना, वही फिलोसॉफी है। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि फिलोसॉफी केवल वही दर्शन शास्त्र में अरस्तु, न प्लेटो, न डेकार्ट है, यही लोग फिलोसोफर नहीं है। हर वो आदमी फिलोसोफर है, हर वो आदमी दार्शनिक है जो जिज्ञासावश प्रश्न उठाता है। अगर आप जिज्ञासावश प्रश्न पूछते हो कि ये कैसे हो रहा है, अगर उस ज्ञान की प्राप्ति, यानी जो कोच भी प्रश्न उठाता है और वो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, वही है फिलोसॉफी। और इस प्रकार के सब्जेक्ट को करना, उस सब्जेक्ट का अध्ययन करना, वह सब्जेक्ट कहलाता है फिलोसॉफी। क्या कहलाता है? फिलोसॉफी। ये बात करते हैं हम फिलोसॉफी के थोड़े से विकास के बारे में। तो फिलोसॉफी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा? ग्रीक, जिसको हम यूनान भाषा भी, यूनानी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनानी। ग्रीक फिलोस और सोफिया, दो शब्द से मिलकर बनता है आपका फिलोसॉफी। भारतीय दर्शन में देखा जाए तो दर्शन का मतलब होता है दर्श मतलब देखना, यानी किसी भी चीज को देखना, वो दर्शन कहलाता है। किसके लिए? उसके ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है।
तो अगर हम यहां पे वेस्टर्न फिलोसॉफी की बात करें, पाश्चात्य दर्शन की बात करें, तो ये होता है फिलोस और सोफिया। फिलोस का मतलब होता है लव, लव मतलब प्रेम, और सोफिया का मतलब होता है आपका विजडम, विजडम मतलब ज्ञान या फिर बुद्धि। तो इस प्रकार से ये इसका होता है लव टू विजडम। क्या अर्थ होता है इसका? सोफिया का लव ऑफ विजडम या लव ऑफ, यहां पे जनरली वर्ड कौन सा आता है? लव ऑफ विजडम। ऑफ का मतलब यहां पे होगा से, यानी लव ऑफ विजडम का मतलब होता है ज्ञान से प्रेम। किससे प्रेम? इसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान से प्रेम। तो यहां पर हमने सबसे पहले सीखा कि इस फिलोसॉफी का मतलब होता है ज्ञान से प्रेम। अगर हम फिलोसॉफी के इतिहास के बारे में बात करें, थोड़ा सा फिलोसॉफी के इतिहास के बारे में बात करें, तो जो फिलोसॉफी का इतिहास है वो फिलोसॉफी का शुरुआत, फिलोसॉफी का मतलब क्या, यानी जहां पर सबसे पहले प्रश्न उठाए गए और जो ज्ञात है, देखो जिनका जो चीजें जानकारी हमें है वहीं से शुरुआत करेंगे हम। तो सबसे पहले प्राचीन जो ग्रीक में है, एक आता है नाम सोक्रेट्स। देखो यहां पे मैं आपको लिखूंगा, आप उतारते जाइएगा। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो अपनी कॉपी, लाल पेन, काली पेन, एक आपकी स्केल और एक अच्छी सी कॉपी लेके बैठिए। बिल्कुल मैं आपको सीरियल वाइज इसी प्रकार से पढ़ाऊंगा। सोक्रेट्स, जिसका नाम होता है सुकरात। क्या नाम होता है इसका? सुकरात। इंग्लिश में इसको सोक्रेट्स बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम होता है सुकरात। तो ये जो सुकरात है ये सबसे पहले आता है। सुकरात ग्रीक में एथेंस में जन्म लेता है और वहां पर वो क्या करता है, जिज्ञासावश प्रश्न उठाता है। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इस प्रकार की चीजों प्रश्न उठाता है। और वो प्रश्न उठा के इस प्रकार से वो क्या करता है, जैसे कि उसके बारे में अगर सुकरात के बारे में हम लिखें यहां पे, तो लगभग इसके जन्म के बारे में बात करें तो 470 से लगाकर 399 बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब होता है ईसा पूर्व, जिसको बोलते हैं अपन ईसा पूर्व। ठीक है, ये लगभग इसका जन्म हुआ। उस समय 470 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ और 399 में इसकी मृत्यु हुई। और मृत्यु भी आपको पता ही है, आपने पढ़ा ही होगा किताबों में कि इसको जहर देके मारा गया। यानी उसको उस समय फांसी की सजा नहीं होती थी, उस समय मृत्युदंड के रूप में जहर पिलाया जाता था। तो उस प्रकार से जहर में सोक्रेट्स सबसे पहले हुआ। सोक्रेट्स क्या करते थे, सुकरात क्या करते थे, वो गली मोहल्ले में इधर घूमते रहते थे। उस समय अपने यहाँ पे साधु महात्मा घूमते ना, उस समय घूमते थे। अब यहाँ पे क्या होता है, ज्ञान का ऐसा तो है नहीं कि माइक वाइक लगा के ना साधु संत वहां पे बैठे हुए हैं, चलो भीड़ इकट्ठी हो जाए, ऐसा कुछ नहीं था। वो क्या करता था, ज्ञान की बातें करता था और ज्ञान की बातों को तर्क के आधार पर सिद्ध करता था कि अरे ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ज्ञान की बातें वो करता था। तो इस प्रकार से सुकरात है वो पाश्चात्य संस्कृति का पहला फिलोसोफर कहलाया। यानी फिलोसोफर का मतलब होता है दार्शनिक, जिसने ज्ञान की खोज में अपने आप को लगाया। इस प्रकार से वो अपने युवाओं का चहेता बन गया। और युवाओं का जो चहेता बन जाने के बाद वहां के जो राजा थे, तत्कालीन राजा, उन राजा ने उनकी विद्वता की अच्छी प्रशंसा करी और उसको अपने राजकाज में, उनके तर्क को, उनके विचारों को, उनके सत्य को अपने राजकाज में लगाया। पर जो राजा के चहेते थे, उन राजा के मरने के बाद एक और दूसरे जो राजा आए, वो दुश्मन, मतलब जो दुश्मन लोग थे उनके, क्योंकि जब आदमी ज्ञानवान बनता है तो उसके दुश्मन भी बन जाते हैं, चाहते हैं लोग की, तो कहीं ना कहीं उसके उनके ऊपर राजद्रोह का क्या लगाया, राजद्रोह का आरोप लगाया। और राजद्रोह के आरोप में वहां पर उनके पास केस लड़ा गया उनके पास, और उसके बाद उनको मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड देना उस समय यहाँ पे अपने यहाँ जो फांसी लटकाते, उस समय फांसी नहीं लटकाई जाती थी। मृत्युदंड के रूप में उन्हें क्या दिया गया, जहर का प्याला, और वो खुशी खुशी जहर का प्याला पी गए। उसी समय देखिए, अभी सुकरात, अब उस समय कोई लिखित तो थी नहीं, उन्हीं के विचारों को उनके शिष्य जो थे, वो शिष्य थे प्लेटो। एक और शिष्य आता है इनका, प्लेटो। ठीक है, इनके प्लेटो को अफलातुन भी बोला जाता है, अफलातुन, और ये प्लेटो जो है उस समय इनके शिष्य होते थे और वो उनके आदर्शों से, उनके जो विचार थे उससे बड़े प्रभावित होते थे
और इस प्रकार से वो उनके शिष्य बन जाते थे और उनके आगे विचारों को वो आगे ले जाते हैं। उन्हीं के समकालीन वहां पे आपको पता है पाइथागोरस नाम के एक आदमी भी हुए। पाइथागोरस गणितज्ञ थे, पढ़ा होगा आपने गणित में पाइथागोरस थ्योरम के नाम से। वो प्लेटो के समकालीन थे, यानी उसी के कंटेम्पररी पाइथागोरस थे। वो देशभक्त थे, राजा मतलब उस समय ईश्वर नहीं होता है, इस प्रकार के कई सारे विचार उन्होंने दिए, धर्म के बारे में दिए, सत्य के बारे में दिए। सत्य की खोज इनका विषय रहा है, क्योंकि उस समय अंधविश्वास भी बड़ा था। एक अंधविश्वास चला आ रहा है, पर यहां पर सुकरात ने और उनके शिष्य प्लेटो ने उस प्रकार से कहीं ना कहीं सत्य की खोज में आगे बढ़े। ठीक है, अब उसके बाद उनके विचारों को आगे बढ़ाया। ठीक है, और इस प्रकार से कोई किसने बढ़ाया? प्लेटो ने। इसके बाद धीरे धीरे यही चीज विचार लेके प्लेटो का एक और शिष्य आया, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को बोलते हैं अरस्तु। ठीक है, सोक्रेट्स का शिष्य है प्लेटो, मतलब सुकरात का, और प्लेटो का शिष्य है अरस्तु। तो इस प्रकार से अरस्तु ने इस चीज को आगे बढ़ाया। यानी कुल मिला के यहां पर जो खोज थी मानव की, वही कि आदमी पैदा क्यों होता है, हुआ तो ये सृष्टि क्यों बनी, सृष्टि बनी तो सृष्टि में हमें क्या करना है, आत्मा को परमात्मा से मिलन करवाना, यही हमारा मूल उद्देश्य होता है। तो किस प्रकार से आदमी अपने सत्कर्मों से उस परमात्मा को पा ले, यही मूल उद्देश्य यहां पर रहता था, पर वो सत्य के साथ रहता था। ठीक है, इस प्रकार से धीरे धीरे प्लेटो और अरस्तु जिस प्रकार से आदमी आए थे, उस समय इन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं जो आदमी होता है वो इतनी सारी खोज करने के बजाय आदमी के आत्मा की खोज कर दे। अगर आत्मा से मिलन हो गया तो आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाएगा। तो यहां पर जो एरिस्टोटल थे, अरस्तु थे, वो आत्मा के रूप में रहे। तो इसी प्रकार से थोड़े समय बाद ये धीरे धीरे ये देखो थ्योरी चलती गई है। अगर प्लेटो के बारे में हम बात करें और हम बात करें किसी के बारे में, प्लेटो, तो प्लेटो के बारे में बात करें तो 427 से 347 बीसी, ये किसका काल रहा है? प्लेटो का काल रहा है। और इस प्रकार से धीरे धीरे ये आगे बढ़ते रहे। ठीक है, क्लोज। तो अब यहां पे हम फिलोसॉफी की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है प्लेटो। देखिए यहां पर सोक्रेट्स ने कुछ लिखा नहीं है। सोक्रेट्स तो बिल्कुल दर बदर गली गली मोहल्ले में घूम के और प्रवचन दिया करते थे। उन्हीं प्रवचनों को कलेक्ट करके प्लेटो और एरिस्टोटल ने संभाल के रखे थे। तो यहां पे प्लेटो ने सबसे पहले दर्शन की परिभाषा दी। दर्शन जो फिलोसॉफी मतलब जो लव ऑफ विजडम, यहां से परिभाषा दी। पहली परिभाषा दी, फिलोसॉफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, यानी फिलोसॉफी इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। एक्विजिशन का मतलब होता है अर्जन, यानी जो दर्शन होता है वो ज्ञान का अर्जन है। यानी आदमी ज्ञान की प्राप्ति के लिए जिज्ञासावश जो प्रश्न करता है, उन प्रश्न को जो उत्तर पाता है, वही फिलोसॉफी है। ठीक है, और सॉरी उसके ही काम करने वाले ये क्या कहलाते हैं? फिलोसोफर कहलाते हैं। एक और जॉन पीछे जो आए हैं, इन्होंने बोला है फिलोसॉफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। क्या बोला इन्होंने? फिलोसॉफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। यानी दर्शन जो होता है वह ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन जो है वो ज्ञान का विज्ञान है। इस प्रकार से यहां पे फिलोसॉफी का हुआ। फिलोसॉफी इज ए ब्रॉड सब्जेक्ट, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहां पर मैं आपको फिलोसॉफी नहीं पढ़ा सकता और ना ही मनोविज्ञान पढ़ना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप यहां पे मेरे विचारों से बहुत सारे अगर फिलोसॉफी के स्टूडेंट हो तो बोलेंगे कि सर इतना से नहीं, फिलोसॉफी इतना नहीं है साहब, फिलोसॉफी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, हमें पढ़ना है बाल विकास। तो बाल विकास जो, क्योंकि आप उसी बाल विकास में अरस्तु, प्लेटो, इनके नाम पढ़ेंगे। अगर नाम पढ़ेंगे तो इनके बारे में अगर आप पहले नहीं समझ पाए तो कोई मतलब तो होगा नहीं।
तो ये दर्शन शास्त्री थे, ग्रीक यानी यूनानी दार्शनिक थे। ठीक है, धीरे धीरे इस प्रकार से ये दर्शन हुआ। दर्शन क्या होता है, आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछे, आप फिलोसोफर बन गए। हर आदमी फिलोसोफर है, कोई जरूरी नहीं फिलोसोफर, पर जो वैचारिक रूप से बहुत स्ट्रांग होता है उनको फिलोसोफर नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये यहां पर फिलोसोफी का हुआ। अब हमें धीरे धीरे यहीं पर देखो चीजें ये आगे चलती गई, पर 16वीं शताब्दी तक आके, 16वीं शताब्दी तक आकर इसमें क्या हुआ, साइकोलॉजी शब्द जो मनोविज्ञान है वो मनोविज्ञान बना। क्योंकि यहां पर आदमी, यहां पर क्या होता है, जन्म और मृत्यु की खोज के बाद, पर उन्होंने बोला कि जन्म और मृत्यु नहीं साहब, केवल अपनी आत्मा की खोज कर लोगे तो आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। देखो कुल मिला के क्या करना क्या है, हमारे इस विकास में इस प्रकार से विकास का अध्ययन करना और इस प्रकार से विकास करना कि हम अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलन करवा लें। तो जो साइकोलॉजी थी, इस साइकोलॉजी का ही सबसे पहला जो उद्गम हुआ है वो आत्मा से परमात्मा का मिलन। इसीलिए साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को दर्शन से अलग हटा के और इसको कहा गया कि ये मन का विज्ञान है, यानी मनोविज्ञान जिसको बोला गया वो आत्मा का विज्ञान सबसे पहले आया है। ठीक है, तो अब यहां पे हम बढ़ते हैं हमारी किसकी तरफ, साइकोलॉजी की तरफ। साइकोलॉजी की तरफ हम बढ़ते हैं। बिल्कुल आपको देखो चीजें याद करवा के हम छोड़ेंगे सारी चीजें के, ये सारी चीजें बस थोड़ा सा समझाने के लिए जरूरत थी। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं, पर जब तक किसी चीज के बारे में हम जा रहे हैं उसकी आत्मा के बारे में नहीं समझेंगे तब तक उतना सब्जेक्ट आपका इंपॉर्टेंट नहीं होगा। चलिए अब सबसे पढ़ते हैं अपन, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे अपन, मनोविज्ञान। इसमें थोड़ा सा टाइम लेंगे हम। मनोविज्ञान, अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो जो मनोविज्ञान है वो क्या है, दर्शन से थोड़ा सा अलग है। क्योंकि वहां पर क्या होता है, पूरी प्रकृति, पूरी पृथ्वी के बारे में अध्ययन करके बताया जाता है। पर यहां पे पृथ्वी नहीं, केवल इंसान, और इंसान में भी सजीव लोगों के ऊपर। देखिए यह धीरे धीरे आपने बाल विकास में देखा होगा, कुत्तों पे प्रयोग किया, गधों पे प्रयोग किया, तो यह सजीव चीज जितनी भी होती है उनके ऊपर प्रयोग किया, निर्जीव पे नहीं। तो इस प्रकार से सजीव चीजों पे, यानी मानव के व्यवहार का अध्ययन। देखो आज की तारीख में अगर हम बात करें तो वो अध्ययन किसका है, साइकोलॉजी में मानव का अध्ययन, मानव के व्यवहार का अध्ययन। पर यह विकास क्रम मनोविज्ञान का चौथा विकास क्रम है, वो पहले विकास क्रम से नहीं है। ठीक है, तो मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले सर्वप्रथम ग्रीक मनोवैज्ञानिक एक रुडोल्फ गोइकिल आते हैं। कौन आते हैं, रुडोल्फ गोइकिल, जो 1547 से 1628 ईस्वी में आते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक 1590 में एक साइकोलॉजी पुस्तक लिखी। क्या नाम था पुस्तक का नाम, साइकोलॉजिया। उस साइकोलॉजिया शब्द में सबसे पहले उन्होंने साइकोलॉजी वर्ड का यूज किया। ठीक है, देखिए अब साइकोलॉजी में यहां पे पॉइंट बना के हम लिखेंगे, कुछ पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1, सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द जो है ये 2 शब्दों में डिफाइन, एक तो साइकी और एक है लोगोस। ठीक है, साइकी का मतलब होता है साउल, ठीक है, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। यानी सबसे पहले जो आया वो आया आत्मा का अध्ययन। यानी जो है सबसे पहले क्या आया, साइकोलॉजी जो है वो आत्मा के अध्ययन के बारे में आया। यानी जो आत्मा का अध्ययन करती है वही साइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इस साइकोलॉजी में आत्मा का अध्ययन में हुआ, 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का उदय हुआ। कब हुआ, 16वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान का उदय कब हुआ, 16वीं शताब्दी में। और 16वीं शताब्दी में उदय किसने किया तो उसके बारे में भी, और यह किससे हुआ, दर्शन शास्त्र से। यानी दर्शन शास्त्र इसकी क्या है, जननी है। दर्शन शास्त्र इसकी उपज है। अगर कहा जाए तो दर्शन शास्त्र से ही मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। ठीक है, यह हुआ।
अगर देखा जाए तो ये वर्तमान में स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। किसके रूप में पढ़ाया जाता है? स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। तो वर्तमान में स्वतंत्र विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर हम आगे और बात करें इसकी, तो ये साइकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है, अगर हम बात करें, लिखिए साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चौथे नंबर पर साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? याद रखते जाओ और यहीं पे याद भी करना है इनका प्रयोग। एक मनोवैज्ञानिक थे रुडोल्फ गोइकिल, क्या नाम था उनका? रुडोल्फ गोइकिल। ठीक है, तो साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकिल ने किया। रुडोल्फ गोइकिल ने किया और कब कब किया? 1590 में उनकी एक पुस्तक थी। किसकी पुस्तक? रुडोल्फ गोइकिल की। 1590 में पुस्तक थी रुडोल्फ गोइकिल की, मनोविज्ञान की, जिसको मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कहा गया। मनोविज्ञान की पहली पुस्तक, फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी। उसका नाम क्या था? साइकोलॉजिया। क्या नाम था उसका? साइकोलॉजिया। ठीक है, यानी अगर देखें तो साइकोलॉजिया जो बुक थी वो मनोविज्ञान की पहली बुक थी और उसी पहली बुक में सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया। साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो मनोवैज्ञानिक के किसने किया? रुडोल्फ गोइकिल ने। ठीक है, यहां से साइकोलॉजी का थोड़ा सा हमें पता चलता है। और ये 1500 लगभग, अगर यूं कहें तो मनोविज्ञान की जो शुरुआत होती है वह कब होती है? कब होती है वो? 16वीं शताब्दी। पर इसकी नींव जनरली अरस्तु के काल में ही रखी जा सकी है। ठीक है, सबसे पहले सुकरात आए। सुकरात दार्शनिक थे, प्लेटो दार्शनिक थे, परंतु अरस्तु के कारण, अरस्तु ने मानव के व्यवहार का, मानव के आत्मा का अध्ययन और आत्मा के अध्ययन से ही परमात्मा के मिलन की बात कही थी, इसलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मनोविज्ञान के विकास क्रम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं मनोविज्ञान का विकास क्रम। यानी आज जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, पर क्या वो शुरुआत में ही व्यवहार से आ गया? नहीं साहब, हर आदमी अपने एक चरण में होता है। जैसे हम क्या थे? सबसे पहले कपी थे, बंदर थे, तो हमारा विकास क्रम क्या हुआ? पहले बंदर से थोड़े बड़े हुए, उस प्रकार से वो पहले पूछे थी, अब नहीं रही, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं हमारा भी एक विकास क्रम है और हम अभी बिल्कुल अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हैं। हो सकता है हमारी ये लेटेस्ट नहीं हो, आगे आने वाले समय में हम कुछ और हो, है ना। तो हर चीज का एक विकास क्रम होता है। तो मनोविज्ञान का जो भी विकास क्रम है वो विकास क्रम भी लगभग चलता रहता है और वो विकास क्रम 4 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में डिवाइड है? 4 भागों में डिवाइड है। सबसे पहले यहां पे है, हम बात करें आत्मा का विज्ञान। किसके बारे में बात करें? आत्मा का विज्ञान। हम चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। आत्मा का विज्ञान। उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान। और तीसरी बार आता है अपने पास चेतना का विज्ञान। और चौथा आता है व्यवहार का विज्ञान। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो मनोविज्ञान चल रहा है वो है व्यवहार का विज्ञान। तो अब हमें जो दर्शन से शुरू होकर मनोविज्ञान आया और मनोविज्ञान का विकास क्रम जो भी आज की तारीख में जो ईसा पूर्व से लगाकर वर्तमान तक है वो 4 भागों में डिवाइड है। ठीक है, उन चारों भागों में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, मनोविज्ञान के विकास क्रम में हम
सबसे पहला पढ़ेंगे आत्मा का विज्ञान। देखिए हमने अभी दर्शन पढ़ा है, दर्शन के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा है कौन सा, सोक्रेट के बाद में हमने उसके जो शिष्य थे कौन, प्लेटो और फिर अरस्तु। उसी प्रकार से यहां पर मनोविज्ञान दर्शन की एक शाखा के रूप में उभर के आता है और वह सबसे पहला उसका विकास क्रम होता है आत्मा का विज्ञान। ये ईसा पूर्व का मतलब होता है प्लेटो के काल से। देखिए जो आपका जो सुकरात जी थे, सुकरात को कोई पता नहीं था, उनको तो कुछ भी पता नहीं था कि वो क्या थे, है ना। तो यहां पर प्लेटो के काल से ये जनरली आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान को माना गया है, ठीक है। और ये सब इनके मरने के बाद हुआ, कोई प्लेटो और अरस्तु को भी पता नहीं था कि हमारे मनोविज्ञान की कोई शाखा थी। पर उस प्रकार से वो विचार जो थे, वो साइकोलॉजी के विचार प्लेटो के काल से, अरस्तु के काल से आए थे, इसलिए वहां के काल को आत्मा के विज्ञान के रूप में माना। तो सबसे पहले आया हमारे पास आत्मा का विज्ञान, जो ईसा पूर्व से 16वीं शताब्दी तक चला, ठीक है। विकास क्रम ये 4 भागों में डिवाइड है। सबसे पहला इसके कुछ पॉइंट अब याद रखें। दर्शन की एक शाखा के रूप में मनोविज्ञान का जन्म प्लेटो तथा अरस्तु के काल में हुआ। दर्शन की एक शाखा के रूप में किसके समय हुआ है, अरस्तु और प्लेटो के समय। और ये कब हुआ, ईसा पूर्व से समय, ठीक है। केलर ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजी में अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना, यानी मनस्तु, देखिए ध्यान रखिएगा मनोविज्ञान के जनक बहुत सारे हैं यहाँ पे, पर अरस्तु के अनुसार, केलर के अनुसार, केलर ने अपनी एक पुस्तक साइकोलॉजी लिखी, उसमें अरस्तु को मनोविज्ञान का क्या माना, जनक माना। और गेरिट ने क्या किया, सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का विवेचन किया। सबसे पहले लिखा साइकी, जो कि मैं बता चुका हूं, वही गेरिट ने किया। और साइकोलॉजी शब्द को क्लासिफाई करने वाला, उसको वर्गीकृत करने वाला, उसको टुकड़े करने वाले केवल 2 ही साइकोलॉजिस्ट हुए, वो हैं एक तो गेरिट है और एक और आगे जाके हम पढ़ेंगे पोम्पोनोजी, ठीक है। तो गेरिट का साइकी का मतलब होता है साउंड और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो यहां पे होता है आत्मा का अध्ययन। किसका अध्ययन होता है, आत्मा का अध्ययन, यानी साइकोलॉजी का मतलब होता है आत्मा का अध्ययन। ध्यान रखिएगा एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं कि साइकोलॉजी में का वर्गीकरण में साइकी जो शब्द है उसको आत्मा किसने कहा, तो साइकी को आत्मा कहा है गेरिट ने, और मन किसने कहा, वो कहा है पोम्पोनोजी ने, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पे हुआ। तीसरा है रुडोल्फ गोइकिल आया। रुडोल्फ गोइकिल ने सबसे पहली अपनी एक 1590 में एक पुस्तक लिखी साइकोलॉजिया, उसमें सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद आता है डेकार्टे ने क्या कहा कि एक आदमी के शरीर से अगर खून निकाल दिया जाए तो उसका जो शरीर है वो मृत अवस्था में हो जाता है, किसी भी काम का नहीं होता है। उसी प्रकार से एक शरीर में अगर आत्मा है, अगर उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है तो आत्मा निकलने के बाद उसका शरीर बिल्कुल नश्वर हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता है। तो यहां पर उसने साइकोलॉजी को क्या कहा है, आत्मा ही खून है। क्या कहा है, आत्मा ही खून। प्रमुख समर्थक इसके हैं प्लेटो है, अरस्तु है, डेकार्टे है। अब देखो इसके जो केलर भी इसके समर्थक है, उसके बाद आपके पास गेरिट भी इसके समर्थक है, ठीक है। रुडोल्फ गोइकिल भी इसके समर्थक है, क्योंकि इन सब ने इसी रूप में रहा ना ये सारे। तो ये सभी क्या हैं, आत्मा के विज्ञान के क्या हैं, समर्थक है। अरस्तु ने बहुत प्यारी बात कही, दर्शन से एक नई सोच का विकास किया, यानी दर्शन शास्त्र से हटकर उन्होंने एक नई सोच डेवलप करी। और उस सोच में क्या कहा कि ईश्वर, परमेश्वर या ब्रह्म को समझने के लिए बजाय मनुष्य को समझो। उन्होंने बोला हमें ब्रह्म को समझना है तो ब्रह्म कर रहे, तपस्या कर रहे, नहीं। आपको अगर ईश्वर को समझना है, ब्रह्म को समझना है, परमेश्वर को समझना है तो मनुष्य को समझो। और उन्होंने ये बोला है कि मनुष्य को भी समझने के बजाय उसकी आत्मा को समझो। अगर आत्मा को समझ लिया तो आपका परमात्मा से मिलन हो जाएगा। यही अरस्तु का कथन था और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। दर्शन से एक नई सोच का विकास करते हैं वो, और ईश्वर, परमेश्वर या ब्रह्म को समझने के लिए मनुष्य को समझना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। पर फिर बाद में वो मनुष्य को समझने के लिए आत्मा के समझने के ऊपर सबसे बड़ा जोर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या क्या चीजें सीखी अपने ने, देखिए बिल्कुल याद करते चलिए यहीं पे मेरे साथ। देखिए मैं पढ़ाने के साथ साथ याद भी करवाऊंगा, ये लिखी हुई चीजें तो बहुत सारी हो जाएगी। सबसे पहले मनोविज्ञान का विकास क्रम जो है वो 4 में डिवाइड है। सबसे पहले है आत्मा का विज्ञान। तो आत्मा के विज्ञान में सबसे पहले यहां पर कौन आता है, अरस्तु और प्लेटो के शासन काल से, अरस्तु और प्लेटो के काल से मनोविज्ञान का जन्म माना जाता है, ठीक है। उसके बाद
केलर ने अपनी एक पुस्तक में अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा है, दूसरी बात ये हो गई। उसके बाद गेरिट ने साइकोलॉजी को साइकी और लोगोस में किया, तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात हो गई, रुडोल्फ गोइकिल ने 1590 में अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया में साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, चौथी बात ये हो गई। और पांचवी, इसके जो सारे समर्थक हैं वो लिख लिया अपनों, ठीक है। और डेकार्टे जो है वो आत्मा को ही खून कहता है, और यहां पर वो अरस्तु के कुछ विचार लिखे हुए, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आलोचना क्यों हुई, देखिए इसको विज्ञान कहा गया है। विज्ञान का क्या मतलब होता है, विज्ञान का मतलब होता है मूर्त चीजों पर, मूर्त चीजों मतलब होता है जो चीजें दिखती है उस चीजों का विश्लेषण करना, उनको डेटा को संग्रहित करना, उसके स्वरूप के, उसके रंग के, रूप के, आकार का अध्ययन करना, उसको बोलते हैं विज्ञान। पर जब आत्मा तो दिखती नहीं है, विज्ञान क्या करता है, मूर्त चीजों का, मूर्त का मतलब होता है जो आपके सामने दिखाई देती है, जो आपकी इंद्रियों से आप महसूस कर सकते हो। आपकी जो 5 इंद्रियां होती है उनसे आप जो महसूस कर सकते हो, आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, अगर इंद्रियों से आप महसूस कर सकते हो तो वो मूर्त चीज होती है। परंतु उन्होंने आत्मा के बारे में कहा, आत्मा आपको नजर आई, तो क्या हुआ, मनोविज्ञान में जो थी वो आत्मा के विज्ञान को कहा गया। तो मनोविज्ञान को क्या कहा गया, आत्मा का विज्ञान। तो इसके प्रकार से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहना यह खंडन हो गया। क्या हो गया, खंडन हो गया, इसका अस्वीकार कर दिया। क्योंकि आत्मा का स्वरूप कैसा है, रूप दिखती कैसी है, उसका रंग कैसा है ना, वो स्पष्ट नहीं है, इसलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, आत्मा का विज्ञान। पॉज, ठीक है। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। अब यहां पे पहले के बाद दूसरा है मन या मस्तिष्क का विज्ञान। यानी आत्मा के विज्ञान को अस्वीकार करने के बाद 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक 100 सालों तक लगभग एक मन या मस्तिष्क के विज्ञान के बारे में आया। इटली का एक मनोवैज्ञानिक था पोम्पोनोजी। इन पोम्पोनोजी ने साइकोलॉजी को वर्गीकृत किया साइकी और लोगोस में। जिस प्रकार से गेरिट ने किया था उसी प्रकार से साइकी और लोगोस में। यहां पर साइकीज में गेरिट ने आत्मा बताया था, यहां पर इन्होंने बताया माइंड। और लोगोस का मतलब होता है वही स्टडी, यानी मस्तिष्क का अध्ययन। तो पोम्पोनोजी के हिसाब से मस्तिष्क का अध्ययन यानी हमारी जो ज्ञानेंद्रियां होती है, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां ज्ञान को ले जाकर कहां देती है, मस्तिष्क को देती है। और मस्तिष्क के बाद जो आदमी का व्यवहार सामने आता है वही विज्ञान कहा गया। तो आदमी को यहां पर मतलब यहां पे पोम्पोनोजी ने क्या कहा है, मस्तिष्क का विज्ञान। मन मतलब आत्मा नहीं, ध्यान रखिएगा। अपने भारत में लगभग मेरा मन, तो मेरा मन यहां पे आत्मा से लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मनोविज्ञान में मन का मतलब क्या होगा, मस्तिष्क होगा। मस्तिष्क का मतलब माइंड। तो यहां पर मनोविज्ञान दिया। इसके समर्थक थे पोम्पोनोजी, जॉन लॉक, थॉमस रीड और रिचेरी। ठीक है, कितने लोग हैं यहां पे, 1 2 3 और 4। ठीक है, पोम्पोनोजी इनका क्या है, सबसे पहला आदमी है। ठीक है, तो पोम्पोनोजी ने लॉक, रीड और रिचेरी, इससे याद रखेंगे। तो क्या करा कि उन्होंने क्या किया, पोम्पोनोजी सबसे प्रमुख है यहां पे, चारों को याद रखना है। तो पोम्पोनोजी ने लॉक लगा के क्या किया, रीड मतलब होता है एक मंत्र पढ़ा। पोम्पोनोजी ने क्या किया, लॉक लगा लिया, पहले ताला बना दिया, ताला लगा के क्या किया, रीड मतलब पढ़ा, और उसके बाद रिच मतलब होता है वो धनवान बन गया। तो पोम्पोनोजी ने ताला लगा के मन को पढ़ा, मस्तिष्क को पढ़ा, और उसके बाद वो रिच हो गया, धनवान हो गया। तो ये चारों याद हो गए। क्या याद हो गया, पोम्पोनोजी ने लॉक लगा के क्या किया, रीड मतलब रिचेरी, रीड है ना, थॉमस रीड मतलब पढ़ाई की, और उससे क्या हो गया, वो रिच हो गया यानी धनवान हो गया। परंतु थोड़े समय बाद 17वीं शताब्दी में इसका भी क्या हुआ, खंडन हो गया, और यह भी अस्वीकार हो गया। क्योंकि मन क्या माना गया, अमूर्त मतलब मन कहीं दिखता है क्या आपका, मस्तिष्क दिख रहा है क्या कहीं, ये दिख रहा है क्या कहीं में, कुछ भी नहीं है, ये जैसा है वैसे दिख रहा है। तो मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित होने के कारण इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, बस हमको याद रखना है। इसके समर्थक कौन थे, सबसे इंपॉर्टेंट पोम्पोनोजी। अब तीसरा आता है चेतना का विज्ञान। चेतना क्या होती है,
साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब चेतना, चेतना का मतलब जैसे कि एक आदमी होता है अनकॉन्शियस, बेहोश हो जाना, कुछ नहीं दिखा जाना, और जब दिख जाना चेतना। यानी हम जो सब कर रहे हैं वो चेतन मन है हमारा, यानी चेतन मन के विज्ञान के बारे में इन्होंने बात करी। यानी हमारा मन जो मस्तिष्क जो है वो चेतन दिख रहा है ना, मस्तिष्क मेरा सोच रहा है कि ये राम है, ये पंखा है, ये ट्यूब, ये आपका बोर्ड है, ये सब चेतन मन के रूप में। तो मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप, आपकी जो मानसिक स्थिति है उसमें जो आंतरिक रूप है, अब आंतरिक रूप क्या है, मैं से कुछ पढ़ रहा हूं, ये मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, इस प्रकार से आंतरिक रूप। तो क्या होता है, ये हमारी इंद्रियां हैं, वो इंद्रियां आदमी के संवेदना, जो पहला ज्ञान प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा संवेदना क्या होता है, पहला ज्ञान है। आदमी का जो कॉन्शियसनेस है, चेतन है। चेतन का मतलब होता है जैसे कि थोड़ी की आदमी चेतन है तो उसको पता चला कि आपने कोई सुई चुभाई, उसके दिमाग में एकदम यहां पे चला गया, चेतना आ गई कि यार मेरे को कुछ चुभाया है, तो वो ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो वही है संवेदना। और ये किससे प्राप्त होती है, इंद्रियों से तो प्राप्त होती है। भाई आपके यहां पे पता चला तो यहां से पता चला तो स्पर्श हुआ, आपको एक थप्पड़ रख दी तो थप्पड़ से स्पर्श प्राप्त हुआ, तो चेतना, तो ये चेतना से संवेदना, इसको कहा गया मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। विलियम वुंड इसके प्रबल समर्थक थे, जर्मनी के रहने वाले थे। विलियम वुंड क्या थे, जर्मनी के। जर्मनी के जो थे विलियम वुंड, वो प्रबल समर्थक थे और उन्होंने ही मनोविज्ञान, चेतना के विज्ञान के जनक कहा जाता है। तो यहां पे पोम्पोनोजी आया, यहां पे कौन है, विलियम वुंड, और उधर रुडोल्फ गोइकिल है, गेरिट है, अरस्तु है, इस प्रकार से। विलियम जेम्स सली और ईबी टिचनर और वाइस, ये 3-4 लोग यहां पर भी है, 4-5 लोग यहां पर भी है, इनको आप याद रखिएगा, याद रख लें। विलियम वुंड तो आपको याद हो गया, वुंड हो गया। उनके बाद वुंड से क्या हो गया, जेम्स, विलियम जेम्स और जेम्स सली। ये देखो, वुंड से बना विलियम, और विलियम जेम्स और जेम्स सली। देखो विलियम वुंड से विलियम बन गया, और विलियम जेम्स से जेम्स सली बन गया। तो ये एक पूरी लय बन रही है। और उसके बाद जेम्स सली के बाद ईबी टिचनर और वाइस। तो इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा याद रख लीजिएगा, 2-4 बार इसको पढ़िएगा, ट्रिक से भी याद हो जाएगा, पर आप इसको एक बार मन में किसी न किसी प्रकार से देखो। फिर से विलियम वुंड से बन गया विलियम जेम्स, और जेम्स से बन गया जेम्स सली, ठीक है, ये हो गया जेम्स सली। और उसके बाद ईबी टिचनर और वाइस। देखिए अब याद कैसे करेंगे, टिचनर का मतलब होता है टीच मतलब पढ़ाया, और पढ़ाया तो वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान बन गया, वाइस WISE, वाइस मतलब बुद्धिमान बन गया। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में खोली। ध्यान रखिएगा, मनोविज्ञान को विज्ञान कहा गया। कौन सा विज्ञान, चेतना का विज्ञान। तो चेतना का विज्ञान के लिए प्रयोगशाला होती है। विज्ञान किसी चीज को कहना है तो उसकी क्या होती है, लेबोरेटरी होती है। तो विलियम वुंड ने जर्मनी में, वो एक जर्मनी के प्रोफेसर थे, जर्मनी में लिपजिंग विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, लिपजिंग विश्वविद्यालय, उस लिपजिंग विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर थे। इसलिए उन्होंने 1879 में एक प्रथम प्रयोगशाला करी। और प्रथम प्रयोगशाला खोलने के बाद वहां पर क्या करते थे, वो किशोर और किशोरियां, मतलब जो लड़के लड़कियां होती है, उनकी चेतनाओं का अध्ययन करते थे। चेतनाओं का अध्ययन का मतलब होता है, जैसे कि चेतनाओं का अध्ययन कैसे करते हैं, आप झूठ बोलते हो, वो बोलता है नहीं बोलता हूं मैं। आप सच बोलते हो, हाँ सच बोलता हूं मैं। चेतना का अध्ययन, आपको ये प्रकृति कैसी दिख रही, अच्छी दिख रही है। आपको ये चीज कैसी लगी, अच्छी लगी। चेतनाओं का अध्ययन, वहां पर क्या होता है, इसीलिए विलियम वुंड को अंतर्दर्शन विधि का जनक भी कहा जाता है। वो क्या करते हैं, अपने मन के अंदर झांको और झांकने के बाद जो चीज आए वो बता दो। ये किसने कहा, विलियम वुंड ने कहा। इसलिए इनको अंतर्दर्शन विधि का जनक भी कहा जाता है, विलियम वुंड को। और 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र दर्जा कैसे मिला, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए विज्ञान अभी तक क्या था, मनोविज्ञान दर्शन से पूरा जुड़ा हुआ था। पर जब इन्होंने प्रयोगशाला खोली, तो प्रयोगशाला खोलने का मतलब होता है वो विज्ञान के ज्यादा नजदीक हो जाता है। जैसे कि ये हो गई दर्शन, ये हो गई मनोविज्ञान, और ये हो गया विज्ञान। तो धीरे धीरे शुरुआत में ये जब था तो ये दर्शन के ज्यादा नजदीक था, कौन, मनोविज्ञान। पर धीरे 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 जब ये 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान यहां था, 17वीं शताब्दी में यहां पर आया, और जब ये 19वीं शताब्दी चला गया तो ये मनोविज्ञान आपका यहां आ चुका, ठीक है।
इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने जैसे प्रयोगशाला खोली तो प्रयोगशाला खोलने के बाद ये मनोविज्ञान के ज्यादा नजदीक, मनोविज्ञान जो है वो विज्ञान के ज्यादा नजदीक हो गई और दर्शन से हट गई। तो इस प्रकार से 1800 ईस्वी में दर्शन शास्त्र से अलग होकर मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र दर्जा मिला और इसलिए विलियम वुंड को, ध्यान रखिएगा, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। ये आम लिखा है ना, आम का मतलब होता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक। तो ध्यान रखिएगा आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, तो वो है विलियम वुड। और क्यों? क्योंकि उन्होंने 1879 में प्रयोगशाला खोली और प्रयोगशाला खोलने के बाद उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन से अलग कर कर उसको एक स्वतंत्र दर्जा दिलाया, और जिसने स्वतंत्र दर्जा दिलाया तो वो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हुए। यहां पर एक भाई साहब आते हैं सिगमंड फ्रायड, और सिगमंड फ्रायड बोलते हैं कि भाई साहब देख, तू तो चेतन मन का अध्ययन करता है, और ध्यान रखिएगा आदमी के अंदर अवचेतन मन भी होता है जो कि 90% होता है, तो आदमी के अंदर 10% जो चल रहा है। देखिए एक आदमी से बोलूं कि आप खुश हो, तो बोलेगा हाँ हूं, पर क्या पता उसके अंदर इतना दर्द भरा हुआ हो, तो वो दर्द जो पता चला है वो 90% में भरा हुआ है, अवचेतन मन। तो आप क्या कर रहे हो, केवल चेतना का अध्ययन कर रहे हो, और केवल चेतना का अध्ययन करने से मानव का अध्ययन नहीं हो पाया। देखिए मनोविज्ञान क्या है, मानव का अध्ययन कर रही है, तो उसने बोला आत्मा का अध्ययन कर लो, मानव का अध्ययन हो जाएगा। एक बोले मन का अध्ययन कर लो तो मानव का अध्ययन हो जाएगा, एक बोल रहा है चेतना का अध्ययन कर लो तो चेतना का अध्ययन हो जाएगा। सिगमंड फ्रायड से पास बोलते हैं भाई चेतना का अध्ययन करने से नहीं होगा, उसके अवचेतन मन का भी अध्ययन करना पड़ेगा, और क्योंकि अवचेतन मन का अध्ययन करके ही हम आदमी को व्यवहार को पूरी तरह से जानते हैं, इसलिए ये 1900 ईस्वी में इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे चौथे की तरफ। ठीक है, देखिए 3 मनोविज्ञान के विकास क्रम को हमने 3 पढ़ लिया है, आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। इन सब के अस्वीकार्य या उन सब के रिजेक्ट होने के बाद, उनके खंडन होने के बाद चौथा मनोविज्ञान का जो विकास क्रम आता है वो व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का मतलब होता है मानसिक स्थिति का बाह्य रूप, यानी हमारे अंदर जो भी बाहर दिख जाता है, जैसे कि बाह्य रूप का मतलब होता है जैसे मेरे अंदर कुछ मानसिक स्थिति में चल रहा है कि मैं दुखी हूं, और वो अगर दुख आपके सामने, आंखों के सामने आपने दिखा दिया, वही उसका सही रूप है। क्योंकि अगर आपने दबा दिया, आपने अपनी इच्छा को दबा दिया, तो फिर आपका जो अंदर का जो पूरा व्यवहार है वो बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए मानसिक स्थिति, यानी जो आप बाहर दिख रहे हो, जैसे आपको हंस रहे हो आप, तो ये थोड़ी है, आपके मन के अंदर की हंसी होना चाहिए, आपका पूरा मन प्रफुल्लित होगा तभी आप बाहर से जो हंसी हंसेंगे वही, यानी मानसिक स्थिति में जो कुछ चल रहा है वो अगर आप बाहर दिखा देते हो, और ये हम नहीं करते हैं सर जनरल, हम सब अपने मुख पे एक ऐसा मुखौटा बना के बैठते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने कैमरा लगा हुआ है, तो हो सकता है मेरे अंदर दुख हो, खांसी चल रही है मुझे, पर फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूं। तो कुल मिला के सारी चीजें क्या होती है अपने, तो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप अगर प्रदर्शित हो जाए वही आदमी का पूर्ण और सही व्यवहार होता है। जो आप दिख रहे हो वो थोड़ी होते हो क्या, आपके अंदर बहुत सारा घमासान चल रहा है और आप हंस रहे हो, आपके अंदर बहुत सारी खुशियां हैं और आप दुख प्रकट कर रहे हो, तो वो सारी चीजें, तो मानसिक स्थिति में जो कुछ भी चल रहा है वो अगर बाहर आ जाता है तो वही आदमी का व्यवहार होता है और वही वास्तविक व्यवहार होता है। इसी को कहा गया है मनोविज्ञान। ठीक है, इसके समर्थक है जॉन वाटसन। वाटसन इसके प्रबल समर्थक रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे स्किनर हैं, बीएफ स्किनर, पावलोव, है ना, और उसके बाद क्लार्क एल हल, विलियम वुडवर्थ और विलियम मैकडूगल, ये सारे क्या है इसके समर्थक हैं, और यही व्यवहार का जो विज्ञान है वर्तमान में व्याप्त है। ठीक है, विलियम मैकडूगल ने एक 1905 यानी 1905 में एक बुक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो विलियम मैकडूगल ने 1905 में एक बुक लिखी आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, उसी में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग उन्होंने किया। और 1913 में वाटसन जो अमेरिका के हैं, उन्होंने व्यवहार का विज्ञान कहा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, इसीलिए इनको व्यवहारवाद के जनक कहा जाता है, और व्यवहार के विज्ञान के जनक भी ये वाटसन को ही कहा जाता है। ध्यान रखिएगा यहां पे मैकडूगल ने केवल व्यवहार शब्द का प्रयोग किया, पर व्यवहार का विज्ञान जो कहने का श्रेय जो होता है वो वाटसन को जाता है, जो कि 1913 में। तो यहां पर इतनी सारी चीजें अपनों पढ़ी। फिर से एक बार क्या क्या चीजें हैं देखो, फिर से रिवाइज करो, बड़ा मजा आएगा इस चीज को। आंखें बंद करो और चारों काल आपके सामने होना चाहिए। सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, डेकार्ट जो आत्मा का विज्ञान
प्लेटो और अरस्तु के काल से शुरू होता है, ठीक है। और वहां पे रुडोल्फ गोइकिल 1590 में एक बुक लिखता है साइकोलॉजिया, और उसमें सर्वप्रथम वह साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान कहता है, ठीक है। और उस प्रकार से गेरिट ये काम करता है, साइकोलॉजी को कहता है, और साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रुडोल्फ गोइकिल ने किया। गेरिट ने उसका क्लासिफिकेशन किया, उसको आत्मा का विज्ञान मतलब साइकी और लोगोस में किया। केलर ने वहां पे क्या किया, केलर ने सबसे पहले वहां पे अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक कहा, और डेकार्ट ने कहा आत्मा ही खून है। इस प्रकार से वहां पे वो विकास क्रम चलता रहा। आगे चला अपना मन या मस्तिष्क का विज्ञान, तो मन या मस्तिष्क का विज्ञान पोम्पोनोजी लेके आया, और पोम्पोनोजी के साथ आपने 4 चीजें पढ़ी है, लोक पढ़ा है, रिचेरी पढ़ा है ना आपने, इस प्रकार से। और उसके बाद आया आपका चेतना का विज्ञान, और चेतना के विज्ञान को कौन लेके आया, विलियम वुंट कौन लेके आया चेतना का विज्ञान को, विलियम वुंट। उन्होंने 1879 में सबसे पहले मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला भी खोली, जो लिपजिंग विश्वविद्यालय की थी, और आज की तारीख में उस प्रयोगशाला का नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम है उसका, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। वहां पे किशोर किशोरियों के चेतना का अध्ययन किया जाता है, और इस प्रकार से प्रयोगशाला खोल के उसने उस मनोविज्ञान को दर्शन से अलग करके विज्ञान के पास में लाया, इसलिए उसको स्वतंत्र विषय के रूप में दर्जा दिलवाया, और उसको प्रथम आधुनिक मनोवैज्ञानिक कहा गया। तो आधुनिक मनोवैज्ञानिक कौन है, हमारे विलियम वुंट। उसके बाद हमारे पास आया व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का मतलब होता है मानसिक स्थिति का बाह्य रूप। ध्यान रखिएगा, चेतना का मतलब होता है मानसिक स्थिति का अंतः रूप, और यह है मानसिक स्थिति का बाह्य रूप, ठीक है, दोनों में अंतर है। समर्थक कौन है, वाटसन, स्किनर, पावलाव, और ये सारी चीजें। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी 1905 में व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, और 1913 में क्या किया, 1913 में व्यवहार का विज्ञान कहा वाटसन ने। विकास क्रम में विलियम वुडवर्थ बहुत प्यारी लाइन बोलते हैं, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ा। देखिए, मनोविज्ञान के चारों विकास क्रम इसी परिभाषा में लिखे हैं। मनोविज्ञान ने आत्मा को छोड़ दिया, फिर मस्तिष्क त्यागा, मस्तिष्क मतलब होता है मस्तिष्क का विज्ञान भी त्याग दिया, और फिर अपनी चेतना खोई, मतलब चेतना को भी त्याग दिया, और अब एक प्रकार का व्यवहार का विज्ञान या व्यवहार को अपनाए हुए हैं, ये बात कही। उसके बाद अब मनोविज्ञान की जो परिभाषा है, वाटसन ने क्या कहा है, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यानी व्यवहार का क्या है, शुद्ध का मतलब होता है जो कुछ दिख रहा है व्यवहार में, वो उसका विज्ञान है। मैकडूगल क्या कहता है, मनोविज्ञान आचरण एवं यथार्थ का विज्ञान है, ठीक है। बीएफ स्किनर कहता है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। इस प्रकार से मनोविज्ञान को उन्होंने परिभाषित किया है। ये तीनों ही सारे जनरली क्या हैं, व्यवहार के जो समर्थक हैं, उस प्रकार से। यहाँ पे एक सिगमंड फ्राइड आता है। सिगमंड फ्राइड क्या बोलता है, चेतन व अचेतन मन का जो अध्ययन पूरा किया जाता है वही मनोविज्ञान है। तो इस प्रकार से मनोविज्ञान को आपने यहाँ पे पढ़ा। आज के सेशन में हमने फिलोसॉफी से शुरुआत करी थी, मनोविज्ञान में लाके छोड़ा, और मनोविज्ञान के चारों विकास क्रम हमने पढ़े। आशा करता हूं ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ेंगे, और शिक्षा मनोविज्ञान के बाद नेक्स्ट सेशन में हम बाल विकास का प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें बताइए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।